हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त सहवाग स्टडीज़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी। तो देखो, जो इंडियन पॉलिटी है वो पूछी जाती है एनडीए के पेपर में। आज क्या है? आज है 12 तारीख। 14 तारीख को एनडीए का पेपर है। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पज़ है। और रिवीजन पर्पज़ क्या, इस वीडियो से बाहर एनडीए में एक भी क्वेश्चन नहीं आने का, इस चीज़ का मेरा दावा। मैंने अपने खुद हैंडमेड नोट्स है मेरे खुद के, सही है, जो कि मैंने सब कुछ छाँट के निकाला है कि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या मतलब, मेन थिंग है जो भी एनडीए में। देखो, इतनी खतरनाक पॉलिटी नहीं पूछी जाती। एनडीए में खतरनाक क्या पूछा जाता, एनडीए में मैथ खतरनाक आती है थोड़ी सी, और थोड़ी ज्योग्राफी, मतलब जीएटी में थोड़ी ज्योग्राफी हार्ड लेवल पर आती है। बाकी हिस्ट्री और पॉलिटी जो हैं वो थोड़े लो लेवल पे आती हैं, इतनी कुछ हार्ड लेवल पे नहीं आती। और पॉलिटी तो बहुत मतलब बेसिक्स आती है, पॉलिटी का इतना कुछ नहीं आता। तो आज सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में पॉलिटी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कब हुआ था? तो पहला क्या हुआ था? कंपनी रूल। 2 रूल आए थे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, 2 रूल के कारण हुआ था। पहला क्या था? कंपनी रूल। क्या था? कंपनी रूल। पहला क्या था? कंपनी रूल, सही है। और दूसरा क्या था? क्राउन रूल। तो कंपनी रूल कब आया था? कंपनी रूल आया था 1773 से 1857 तक, सही है। उसके बाद आया था क्राउन रूल। क्राउन रूल कब तक रहा था? 1858 में आया था और 1947 तक रहा था, ठीक है। उसके बाद है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ये हमने उसमें पढ़ा है हिस्ट्री में। अगर जो आपने मेरी हिस्ट्री वाली वीडियो देखी होगी तो आपने पढ़ा होगा। रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बताया। इसमें क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था है विलियम हास्टिंग का, सही है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो करा गया था। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सा था? विलियम हास्टिंग। इस चीज़ को याद रखना। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सा था? विलियम हास्टिंग, सही है। और उसके बाद 1774 में क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। तो 1770 सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1774 में इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट, पहला फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। और कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता में। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं हिस्ट्री वाले पार्ट में भी, पर अगर जो आपने वो वीडियो ना भी देखी उसमें यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्ट सारे पढ़ा रखे हैं, सही है। फिर उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784, 10 साल बाद। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया 6 मेंबर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड जो है 6 मेंबर्स में होगा, ठीक है। इतना कुछ खास वैसे है नहीं है। फिर 2 चार्टर एक्ट आए 1793, फर्स्ट चार्टर एक्ट। फिर 1813 दूसरा चार्टर एक्ट। ये इतना कुछ खास है नहीं, ये याद रखना। पहले उसमें इंडियन एजुकेशन जो है वो कितने रुपए की बैठती थी? 1,00,000 रुपीज़ पर ईयर। इंडियन एजुकेशन के लिए 1,00,000 रुपये पर साल के लिए वो देते थे। और ट्रेड मोनोपोली वॉज एबोलिश्ड। जो चार्टर एक्ट में ट्रेड मोनोपोली क्या हो गई थी? एबोलिश्ड हो गई थी, सही है। तो 2 ट्रेड बच गई थी, एक ट्रेड ऑफ टी इंग्लैंड उसके अंग्रेज़ों के पास, और एक ट्रेड ऑफ चाइना। तो मतलब सारी जो ट्रेड व्रेड करते थे अंग्रेज़ वो एबोलिश्ड हो गई थी, वो रद्द कर दी गई थी चार्टर उसमें एक्ट में, दूसरे में। और सिर्फ दो चीज़ की पता थे बची थी, मतलब एक तो चाय की और एक चाइना की। चाय चाइना, इस बात का याद रखना। मतलब ट्रेड विद चाइना और ट्रेड ऑफ चाय, ट्रेड ऑफ टी, सही है। फिर उसके बाद एक और चार्टर एक्ट आया जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। मतलब जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसे पोस्ट को मतलब उस पोस्ट को मॉडिफाई करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंट्रिक। लॉर्ड विलियम बेंट्रिक बने थे हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सही है। फिर उसके बाद रूल ऑफ कंपनी वॉज एक्सटेंड फॉर। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब कंपनियाँ आई थी तो इनका रूल होता था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पास होते थे इनके कि इतने साल तक ये कंपनी उसमें रहेंगी और उसके बाद ही चली जाएंगी। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो उसके कारण जो थर्ड चार्टर एक्ट के बाद ये वाला रूल 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता लास्ट चार्टर एक्ट, जिसमें क्या? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें कितने? 12 मेंबर हैं। तो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 12 हैं। चार्टर फोर्थ चार्टर एक्ट। और रिटर्न एग्ज़ाम और रिटर्न एग्ज़ाम कर दिया था सिविल सर्विसेज के लिए।
इस बात को याद रखना। मतलब चौथे चार्टर एक्ट में क्या कर दिया था, एक तो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी जिसमें 12 मेंबर थे, और एक ये ज़रूरी कर दिया गया था रिटर्न एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के लिए रिटर्न एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। मतलब पहले कोई भी ऐसे बन जाता था, पर नहीं, अब पढ़ा लिखा आदमी ही नौकरी पाएगा। सही है। फिर उसके बाद 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, तो जो हमारी पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, सही है, उसे फिर मॉडिफाई करा। वो फिर मॉडिफाई करके उसका क्या नाम हो गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हमने क्या बना दिया था, हमने बना दिया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। मतलब हमने नहीं, उन्होंने क्या बना दिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। सही है। और पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बने थे, पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड कैनिंग। कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बने थे हमारे पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ट्रांसमिटेड। सही। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर दिए गए थे, टर्मिनेटेड बना दिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से टर्मिनेट कर दिए गए थे। सही है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होम गवर्नमेंट और 15 मेंबर काउंसिल, इंडियन काउंसिल होम गवर्नमेंट। तो होम गवर्नमेंट ने बना दी थी मतलब एक स्टेट के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाने का वो लागू करा था। सही है। जैसे अब वो है चीफ मिनिस्टर हो गया, ऐसे ही करके मतलब हर स्टेट के लिए हर एक गवर्नमेंट। तो ये पहले सिर्फ एक गवर्नमेंट ही होती थी, जैसे पीएम हो गया, मतलब बीजेपी रूल कर रही है, पर अब अलग अलग उसमें अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट बना दी कौन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। सही है। जिसमें कि 15 मेंबर की काउंसिल बिठाई गई थी। सही है। 15 मेंबर की काउंसिल बिठाई गई थी। सही है। तो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या था, तो क्या था, ऑर्डिनेंस पावर टू द वाइसरॉय। जो ऑर्डिनेंस पावर थी वो किसे दे दी गई थी, वाइसरॉय को दे दी गई थी। सही है। ऑर्डिनेंस पावर किसे दे दी गई थी, वाइसरॉय को। और पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट में आया था 1861 में। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डेप्थ, इंडिया की डेप्थ को क्लासीफाई करा गया था पोर्टफोलियो सिस्टम में। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है, जो 1892 में आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस हुआ था। और इंडियन राइट एट डिबेट ऑन बजट, और इंडियंस के पास राइट आ गया था, उनका खुद का राइट आ गया था कि वो बजट के ऊपर बात कर सकते हैं कि कहाँ पैसा क्या खर्च हो रहा है। ठीक है। और फिर आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाला इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे कहते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था, मुस्लिम ऑफ इंडिया गॉट सेपरेटेड इलेक्टोरेट। मतलब पहले वो अंग्रेज और इंडियंस ये रहते थे, फिर उसके बाद जो हिंदू और मुस्लिम हैं उन्हें अलग कर दिया गया। मतलब मुस्लिम ऑफ इंडिया को सेपरेट कर दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था मुस्लिम ऑफ इंडिया को। ठीक है। फिर उसके बाद 10 साल बाद फिर एक और इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें क्या था, मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या हुआ था, डायरेक्टिव वॉज अप्लाइड इन प्रोविंस, द लेजिस्लेचर वॉज एस्टेब्लिश्ड। ये सब नहीं पूछा जाने का यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें क्या हुआ था, द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखी गई थी। द डायरेक्टिव वॉज अप्लाइड इन सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस उसमें हुई थी, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई थी 3 उसमें। सही है। 3 उसमें, पहले ये यूनियन लिस्ट, फिर है प्रोविंशियल लिस्ट, फिर है कॉन्करेंट लिस्ट। सही है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में भी। और ये बात याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। 1 अप्रैल 1935 को कब आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ था, आरबीआई कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। सही है। और 1937 को क्या हुआ था, बर्मा वो सेपरेटेड, बर्मा क्या था, सेपरेट हुआ था 1937 को। और 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ दिल्ली, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पहले कहाँ थी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, पर 1937 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश कर दी गई थी। मतलब इंडिया में वो दिल्ली में घोषित कर दी गई थी। सही है। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, तो देखिए इन 1940 अगस्त ऑफर क्या है, 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो 1940 अगस्त ऑफर क्या है, 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कुछ इंपॉर्टेंट। सही है।
और 1942 में क्या हुआ था, 1940 में क्या हुआ था, अगस्तोफर में क्या था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। 1942 में क्या हुआ था, क्रेप्स मिशन में क्या हुआ था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था। सही है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट किस में हुआ था, क्रेप्स मिशन में 1942 में। और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। सही है, पैंथिक लॉरेंस। तो ये तीनों थे शामिल। ये इतना कुछ खास पूछा नहीं जाने का, तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी करने से फ़ायदा नहीं है इनको। देखिए इस बात को याद रखना, पहले फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे, 1 जुलाई 1946 को हुए थे फर्स्ट इलेक्शन। ठीक है, 1 जुलाई 1946 को हुए थे फर्स्ट इलेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं, 389 मेंबर्स होते हैं। सही है, और ब्रिटिश प्रोविंसेस में कितने मेंबर्स होते हैं, 292 मेंबर्स होते हैं। सही है, और 93 मेंबर्स किस में होते हैं, प्रिंसली स्टेट्स में होते हैं। प्रिंसली स्टेट्स में कितने होते हैं, 93 मेंबर्स होते हैं। और 4 मेंबर्स किस में होते हैं, ब्रिटिश कमिश्नर्स में। ब्रिटिश कमिश्नर्स में कितने होते हैं, 4 मेंबर्स। तो इस चीज़ को याद रखना। तो सीट्स 296 सीट्स थी। सही है, इलेक्शन की, जिसमें 208 तो गई आईएनसी के पास, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, और 73 गई मुस्लिम लीग्स के पास, जो मतलब मुस्लिम की पार्टी सेपरेट कर दी गई थी उसके पास, और 15 गई अदर्स के पास, मतलब 15 अदर पार्टीज़ के पास गई। सही है, तो 93 सीट्स आर नॉमिनेशन, 93 सीट्स नॉमिनेशन हुई थी 2 सितंबर मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सही है, तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। किसके बारे में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी पहली मीटिंग। सही है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, जो करी थी सचित आनंद सिन्हा ने। फिर उसके बाद उसके 2 दिन बाद ही हुई थी दूसरी मीटिंग, जो करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, फिर उसके 2 दिन बाद ही हुई थी तीसरी मीटिंग, जो करी थी किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। सही है, और फिर उसके अगले साल, उसके कितने मान लो 2 महीने बाद 20 फरवरी 1947 को मीटिंग हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया गया था। सही है, फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस क्या है, 15 अगस्त को हो गया था फ्रीडम, आपको बताइए सब। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो नेक्स्ट मीटिंग करी गई थी उसके बाद, फरवरी वाली मीटिंग के बाद, जवाहरलाल नेहरू वाली मीटिंग के बाद, वो करी गई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसमें क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी। सही है, फिर उसके बाद क्या है, चेयरमैन कौन थे इसके, चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और 6 अदर मेंबर्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और 6 अदर मेंबर्स क्या थे, इसके चेयरमैन थे। सही है, और 26 नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन डे किसको कहा जाता है, कहा जाता है 26 नवंबर 1949 को। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार कब तक हो गया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, और इसे पब्लिश कब करा था, 26 जनवरी, पूरे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, जिसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं, आप सबको पता होगा क्या, पता ही है। फिर है फॉरेन फोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, सही है, अब ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने उससे मन से लिख दिया सारा कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने हेल्प ली, मतलब और कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन देख के, मतलब कुछ बातें वहाँ से, और सब कुछ अपनी नॉलेज से कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। सही है, सब कंट्रीज़ की। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ थी जिनके कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मदद ली। तो कौन सी कंट्री थी, पहली थी ब्रिटेन, फिर यूएसए, फिर आयरलैंड, फिर कनाडा, फिर फ्रांस, फिर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, फिर जर्मनी और फिर जापान। तो कौन सी 10 कंट्री हैं, ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस,
रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और जापान। ठीक है, इस बात को याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम की चीज़ है। फिर उसके बाद आते हैं प्रेमल ऑफ प्रीएमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? देखिए, इसे याद कर सकते हैं आप, SOSDR मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सही है, तो जस्टिस हो गया, J फॉर जस्टिस हो गया। सही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, और मतलब जस्टिस कहाँ से लिया था उन्होंने? रशियन रेवोल्यूशन से लिया था। जस्टिस कहाँ से लिया था? जस्टिस, ये 5 वर्ड याद रखने हैं आपको, JLEFI। सही है, तो जस्टिस वर्ड कहाँ से लिया था उन्होंने? रशियन रेवोल्यूशन से लिया था। सही है, और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेंटर्निटी, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए थे? उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए थे। सही है, और इंटीग्रिटी और इसके बाद आता सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 42nd है, सब बकवास है, ये सब चीज़ें पूछी जाती। देखिए आगे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या है? तो नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है शेड्यूल फर्स्ट में क्या था? नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल 2 में क्या था? सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन, मतलब लोगों की सैलरीज, अलाउंसेज और पेंशन, जिसमें आता शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 में क्या आता? ओथ ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओथ ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या है? शेड्यूल 3 में। और शेड्यूल 4 में क्या आता? एलोकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम स्टेट्स। एलोकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम स्टेट्स क्या है? शेड्यूल 4 में आता। सही है, उसके बाद आता एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ SC/ST एरियाज़। शेड्यूल 5 में क्या आता? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ SC/ST एरियाज़। सही है, फिर उसके बाद क्या आता है? शेड्यूल 6, तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया। ये क्या है? शेड्यूल 6 में आता, जिसमें कौन से एरिया हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। शेड्यूल 6 में कौन से एरिया हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। सही है, फिर उसके बाद आता है शेड्यूल 7, सब्जेक्ट ऑफ यूनियन स्टेट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसे एक बार मतलब शेड्यूल्स को देख लेना, इतना कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़रूर पूछा जाएगा, नहीं है, मतलब एक बार देख लेना, क्या पता कुछ पूछ ले। सही है, ऐसा भी नहीं कह रहा कि मैं पूछा नहीं जाने का इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ दो, नहीं, एक बार देख लेना है, 2 बार इसे समझ लोगे, मतलब पीछे करके वीडियो को एक बार और देख लेना, तो 2 बार समझ लोगे तो एक आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, ऑप्शंस देख के आ जाता है दिमाग में। तो शेड्यूल 8 में क्या है? लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? शेड्यूल 8 में। शेड्यूल 9 में क्या है? लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स क्या है? शेड्यूल 9 में। और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? शेड्यूल 10 में। सही है, फिर उसके बाद आता है 2 शेड्यूल और आते हैं। शेड्यूल 11 क्या है? शेड्यूल 11 29 सब्जेक्ट ऑफ पंचायत। 29 सब्जेक्ट ऑफ पंचायत क्या है? शेड्यूल 11। और 18 सब्जेक्ट ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ क्या है? शेड्यूल 12। सही है, शेड्यूल्स एक बार देख लेना आप, इतना तो मैं दिए रहे। ये आ रहे पार्ट्स, सबसे इम्पोर्टेंट सिविक्स में यही पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल में सिर्फ यही पूछे जाएंगे ज़रूर। मैं अब भी दावे से कह सकता हूँ, परसों वाले एग्ज़ाम में कम से कम 3 क्वेश्चन, 3 4 4 4 12 नंबर यहाँ से है, जाओ लिख के गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ आर्टिकल से और पार्ट से। सही है, कौन से पार्ट में क्या है और आर्टिकल में कौन से क्या है। सही है, 100% श्योर हूँ मैं कि 12 नंबर का यहाँ से आ रहा है, इस जगह से, जो मैं बताऊँगा इसके बाहर से नहीं आने का, लिख के दे रहा हूँ दावे से। पहला पार्ट 1 क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। यूनियन एंड इट्स स्टेट्स क्या है? पार्ट 1। सही है, इसमें 4 आर्टिकल है। सही है, तो इंडिया दैट, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन स्टेट्स। एंट्रेंस ऑफ, मतलब स्टेट्स, टेरिटरीज, यूनियन के बारे में जो भी बात हो रही है तो 1 से 4 आर्टिकल तक होगी। सही है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, यूनियन के बारे में बात हो रही है, या टेरिटरीज़ के बारे में बात हो रही है? टेरिटरीज़ के बारे में बात हो रही है,
तो क्या सिर्फ 1 से 4 तक आर्टिकल होगा, सही है। 1 से 4 तक आर्टिकल में इस चीज़ की बात होगी, सही है, इस चीज़ को याद रखना। फिर उसके बाद आते हैं पार्ट टू सिटीजनशिप। तो पार्ट 2 क्या है, सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 से 11 में सिर्फ किसकी बारे में बात हो रही है, सिटीजनशिप के। तो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में 1 से 4 की किस चीज़ की बात हो रही है, यूनियन एंड स्टेट्स टेरिटरीज, इन सब की। फिर भाग दो मतलब पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात हो रही है, जिसमें कितने आर्टिकल है, जिसमें 6 आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक। तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जहाँ भी सिटीजनशिप दिख जाए उसे मार्क कर लेना है। जिसमें पूछा जाए आपको आर्टिकल 7 में क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से जिसमें भी सिटीजनशिप दिख जाए तो उसे ऑप्शन को सीधा आंख बंद करके टिक लगा देना है, मतलब गोला कर देना, गोला होगा, टिक थोड़ी लगेगा, सही है। फिर उसके बाद आते हैं इन्हें, और आर्टिकल को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये बात याद रखना है, जिसमें सिटीजनशिप की बात करी जाए वो सिर्फ 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल में आएगा, सही है। फिर उसके बाद आएगा सिटीजनशिप एक्ट क्या है, सही है। सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, जिसमें 5 वेज ऑफ सिटीजनशिप थे, सही है, जिसमें 5 वेज थे सिटीजनशिप के, सही है। पहला वेज क्या था, सिटीजनशिप ऑफ बर्थ, मतलब बाय बर्थ सिटीजनशिप होगी, मतलब मैंने जहाँ जन्म लिया है मैं वहाँ का नागरिक हूँ। जैसे मैंने हापुड़ शहर में जन्म लिया है तो मैं हापुड़ शहर का नागरिक हूँ, सही है। सिटीजनशिप ऑफ डिसेंट, एक डिसेंट्स के बारे से सिटीजनशिप होगी। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, तो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन से होगी, ठीक है। सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन से सिटीजनशिप होगी। और सिटीजनशिप बाय एक्वायर्ड टेरिटरी, तो एक्वायर्ड टेरिटरी से सिटीजनशिप होगी, सही है। इन 5 को याद रखना, सही है। तो उसके बाद चलते हैं आगे। तो 3 वेज ऑफ टर्मिनेशन। तो 3 वेज ऑफ टर्मिनेशन क्या है, 3 वेज ऑफ टर्मिनेशन, रियूनिकेशन, टर्मिनेशन और डेब्रिवेशन। तो ये सब बकवास बात है, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना, सही। हाँ, पार्ट थ्री क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स किस में आते हैं, पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स। क्या है, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होगी, मतलब हमारे लॉ, हमारे राइट्स के बारे में। जैसे डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स हमारे राइट्स हैं। टर्मिनेशन ऑफ लॉ एंड मेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, सही है। राइट टू इक्वालिटी किस में, 14 से। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, सही है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रही है तो आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक याद रखना है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में भी अलग अलग तरीके के वो हैं, सही है, पार्ट्स हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन क्या, अगर जो आपको राइट टू इक्वालिटी कहीं भी दिख जाता है तो कहाँ है, 14 से लेके 18 तक, सही है, 14 से लेके 18 तक। राइट टू फ्रीडम कहीं भी दिख जाता है तो 19 से लेके 22 तक, सही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन कहीं दिख जाता है तो 23 और 24, सही है, 23 और 24 क्या दिख जाता है, राइट टू एक्सप्लोनेशन तो 23 और 24, सही है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस दिख जाता है तो 25 से लेके 28 तक, सही है। फिर उसके बाद कल्चरल एजुकेशन राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या है, 29 और 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ किस में, 32 में। तो इस चीज़ को याद रखना है, सही है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर जो आपसे बात होगी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सही है, तो हमें क्या याद रखना, 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया। अब इक्वालिटी के राइट्स क्या हैं, अब आपसे पूछा जाए आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। तो हमें क्या याद रखना कि राइट टू इक्वालिटी क्या है, 14 से 18, सही है। राइट टू फ्रीडम क्या है, 19 से 22। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजेशन क्या है, 23 से 24, सही है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस क्या है, 25 से 28। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है, 29 से 30, सही है। इस चीज़ को याद रखना।
फिर उसके बाद आते हैं अपन पार्ट 4 में। पार्ट 4 क्या कहता, पार्ट 4 क्या कह रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात हो रही है स्टेट पॉलिसी के, सही है। और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक पार्ट 4 में कवर करे जाएंगे, जिसका एम क्या है, टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। तो सिटीजन्स की सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम को देखना, इसका वो एम है, सही है। इसमें क्लासिफिकेशंस हैं, सही है, क्लासिफिकेशंस है, सोशल प्रिंसिपल, गांधीयंस प्रिंसिपल एंड वेस्टर्न लिबरे प्रिंसिपल्स, सही है। और पार्ट 4A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो किस में आर्टिकल कवर होता है, जिसमें 51A का आर्टिकल वो होता है इसमें, मतलब 51A, आर्टिकल 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और बाकी देखिए, बाकी ये मैंने क्या बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी के बारे में कुछ भी बात हो तो 36 से 51 तक लगाई आना है, 36 से 51 तक लगाई आना है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया किससे लिया गया था, तो रशिया से लिया गया था, इस बात को भी याद रखना, पूछा नहीं जानेगा, याद रखकर कोई फ़ायदा भी नहीं है, सही है। तो आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, सही है। बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट 2002 इसमें 11 ड्यूटी हो गई, सही है। तो पहले इसमें कितनी 10 ड्यूटी थी, पर 2002 में इसमें 11 ड्यूटी हो गई। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन, मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो गई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, सही है, गवर्नमेंट के द्वारा। और पार्ट 5 क्या है, यूनियन। पार्ट 5 क्या है, यूनियन। क्या है पार्ट 5, यूनियन। इसमें क्या है, इसमें है पूरे 99 आर्टिकल्स, 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक आर्टिकल्स हैं इसमें, सही है। 52 से लेके 151 तक आर्टिकल्स हैं इसमें, हैं। यूनियन के बारे में बात हो रही है, जैसे यूनियन एक्सिक्यूटिव क्या 52 से लेके 78 तक है। यूनियन लेजिस्लेचर क्या है 79 से लेके 123 तक है। और यूनियन जुडिशरी क्या है 124 से लेके 147 तक है। और यूनियन एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के ये डिफरेंस हैं, जैसे यूनियन एक्सिक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता, वाइस प्रेसिडेंट होता, प्राइम मिनिस्टर होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता, सही है, जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। यूनियन ऑफ जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट होता, और कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता। मतलब सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह की ये सब चीज़ किस में जानी जाती है, यूनियन ऑफ जुडिशरी में। और यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव में किस में, हमारी मंत्री वगैरह, मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में बात होती है, सही है। और यूनियन ऑफ लेजिस्लेचर के भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे वो पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट में जैसे प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा। यूनियन लेजिस्लेचर में क्या, पार्लियामेंट होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट में 52 से लेके 62 आर्टिकल प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, सही है। 52 से लेके 62 आर्टिकल किसके लिए होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए, सही है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितने होते हैं, 63 से 71 आर्टिकल। और प्राइम मिनिस्टर और के कितने होते हैं, 70, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 74 और 75 आर्टिकल। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितने होते हैं, 76 आर्टिकल किस लिए होता है उसका। और आर्टिकल 88 किसके लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा के लिए, सही है। और पार्लियामेंट किसके लिए होता, आर्टिकल 79 में होता है पार्लियामेंट, सही है। और आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। राज्यसभा में मेंबर्स कितने होते हैं, राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं 245 मेंबर्स, जिसमें कि 6 ईयर इसका गैप होता है, टाइम गैप। और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 543 मेंबर्स, जिसमें गैप कितना होता है, 5 ईयर्स का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं 124 से 147 तक आर्टिकल, जिसमें 1 चीफ जस्टिस होता है, 1 चीफ जस्टिस होता है, और अदर 33 जजेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता पार्ट 6 क्या, स्टेट। हमारे स्टेट के बारे में कुछ भी बात करी जा रही है तो वो 152 से 237 आर्टिकल तक बात करी जाएगी, ठीक है।
उसमें जैसे इसमें आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है, जैसे आर्टिकल 153 टू 167 में क्या होगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात होएगा। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब 168 से 213 तक के बारे में बात करी जाएगी। मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, गवर्नर, चीफ, मतलब वही जैसे उसमें पूरे यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या था, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे, जैसे इसमें स्टेट्स के होते हैं, गवर्नर होता है स्टेट्स का, चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एडवोकेट जनरल होता, और ऐसे ही इधर की तरफ गवर्नर होता, 6 स्टेट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो स्टेट जुडिशरी क्या होता है, 214 से लेकर 237 तक, सही है, जिसमें कि 214 से लेकर 232 तक क्या होते हैं हाई कोर्ट, और 233 से लेकर 237 तक क्या होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सही है। तो गवर्नर के कितने होते हैं, 153 से 161 तक। ये बात याद मत रखना, जो मैंने बताई है वो याद रखना बस। आर्टिकल 170 के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 500 मेंबर्स होते हैं। तो सही है, लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 500 मेंबर होते हैं। ये अभी 7 तारीख को पैट का एग्ज़ाम था, जिसमें पूछा गया था ये सवाल कि मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 500 मेंबर्स होते हैं, सही है। तो 171 आर्टिकल 171 में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता, उसमें मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, 40, और मैक्सिमम भी 1, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 हो जाता है इसमें मैक्सिमम मेंबर्स, ठीक है। मतलब 500 का 500/3 लगा लीजिए, मतलब 500 का 1/3 गुना, सही है। फिर उसके बाद आता है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स क्या होते हैं, 214 से लेकर 231 तक 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुए थे। सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुए थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, सही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1866 में, सही है। एट प्रेजेंट अब प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट्स हैं, अब प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट और सेशन लेवल के, जैसे हापुड़ का कोर्ट अलग है और उसको सब मतलब समझ गया होगा। यूनियन टेरिटरीज़ क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ में 2 आर्टिकल हैं, सही है, 239 और 241, सही है, बस इतना याद रख लेना। यूनियन टेरिटरीज तो आपको पता ही होंगी कौन कौन सी हैं, ये बताऊँ, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, वो दादरा हवेली और दमन और दीव है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी है, तो आपको पता ही होगा। लोकल गवर्नेंस में क्या है, तो पार्ट 9 है पंचायत। पार्ट 9 क्या है, पंचायत, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 तक, मतलब 243 जिसमें भी आया तो वो पंचायत के ऊपर है। और म्यूनसिपालिटीज़ क्या है, 243P से 243ZA, सही है। ये सब बकवास बात है, ये बात याद रख लेना कि जो भी म्यूनसिपालिटीज़ और पंचायत के बारे में बात करें तो 243 के करीब है, सही है। फर्स्ट कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो बलवंत राय मेहता के द्वारा बनाई गई थी फर्स्ट कमेटी, सही है। फर्स्ट कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता के द्वारा, सही है। फर्स्ट पंचायत किसके द्वारा बनाई गई थी, नहीं, फर्स्ट पंचायत कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो फर्स्ट पंचायत कहाँ हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी, नागपुरा में, सही है, राजस्थान में, सही है। और 1959 में आंध्र प्रदेश में भी हुई थी, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट 11 क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, तो जिसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं, जिसमें आर्टिकल लेजिस्लेटिव रिलेशंस में आर्टिकल 245 से 255 तक बात करी जाती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में 256 से 263 तक की बात करी जाती है, सही है। उसके बाद आता पार्ट 12 फाइनेंशियल रिलेशन, सही है। तो आर्टिकल 264 से 300 तक क्या होता, आर्टिकल 264 से 300 तक फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में बात करी जाती है, मतलब हमारे फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में 264 से 300 तक बात करी जाती है। फिर उसके बाद आता पार्ट 14 सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, तो यूनियन एंड स्टेट्स के सर्विस, मतलब यूपीएससी है, पीएससी है, स्टेट पीएससी है, तो ये किस में आते हैं 308 से 323 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद आता पार्ट 15 इलेक्शन, तो 324 से 329 तक किसके बारे में बात करी जाती है, इलेक्शन के बारे में। फिर पार्ट 16 क्या है, स्पेशल प्रोविज़न ऑफ सर्टेन कैटेगरीज, जैसे 300, मतलब ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट,
जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में बात करी जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज की। इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है, आर्टिकल 352 से और आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविज़न है, जिसमें आर्टिकल 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी क्या है, आर्टिकल 352। और प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट क्या है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आर्टिकल 19 मिसलेनियस प्रोविज़न, मतलब मिसलेनियस प्रोविज़न के बारे में बात करी जाती है, इस 361 से 367 तक, सही है। और पार्ट 20 क्या है, पार्ट 20 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एडमेंट, तो जिसमें आर्टिकल 368 के बारे में बात करी जाती है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर उसके बाद आता है तो पार्ट 21 टेम्परेरी प्रोविज़न क्या है, 396 से 369 से 392 तक के बारे में बात करी जाती है टेम्परेरी प्रोविज़न की। और पार्ट 22 क्या है, स्पेशल प्रोविज़न, तो स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बात करी जाती है, आर्टिकल 393 से 395 के बीच में बात करी जाती है किसकी, स्पेशल प्रोविज़न की। तो ये मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ एनडीए के लिए, जो एनडीए का परसों का एग्ज़ाम है, तो ये सिर्फ रिवीजन पर्पस वीडियो है। तो इस वीडियो को आप एक बार देखेंगे तो आपका सारा रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। अगर जो आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है कि छोड़ने की सोच रहे हो, तो मैं तो कहूँगा कि इस वीडियो को 2 बार देख लो। ये मानो पॉलिटी के 6-7 सवाल भी आएंगे तो उसमें से आपके 2 तो लग जाएंगे, और 2 सवाल का मतलब है पूरे 8 नंबर, और 8 नंबर आपको पता ही है कितना अहमियत देते हैं एनडीए में। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि देखो 1 घंटे कितने मिनट की वीडियो बनेगी, ये 40 मिनट के करीब की वीडियो बनेगी। 40 मिनट आपके कहाँ से कहाँ वेस्ट हो जाएंगे। खाना खाते हुए देख लो, सही है, 20 मिनट में खाना खाते हुए देख लो, लीड लगा के कैसे भी करके देख लो, मतलब कुछ ना से कुछ बेहतर है, सही है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, सही है। तो अब आप सोच रहे हो कि आप 6-7 क्वेश्चन छोड़ दोगे, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे लो, पीसीएमबी पे ज़्यादा ध्यान दे लो, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि क्या पता उनके क्वेश्चन ना ही लगें, हार्ड आ जाएँ, सिर्फ इसके आसान आ जाए पॉलिटिकल के। तो पॉलिटिकल के एक बार वीडियो देख लेना, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा जो आपने पढ़ी होगी। अगर जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी पॉलिटी, तो मेरी वीडियो 2 बार देख लेना, एक बार और रिपीट करके देख लेना। एक बार देखोगे कुछ दिमाग में आएंगी चीज़ें, और दोबारा फिर देखोगे तो फिर वो दिमाग में आएंगी। तो क्या है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं दिमाग में, मतलब ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 2 बार वीडियो देखोगे तो परफेक्ट हो जाओगे, 6-7 क्वेश्चन चेप भी आओगे, बिल्कुल नहीं। पर इतना है कि 2 बार वीडियो देख लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन कर आओगे, 8 से 12 नंबर आपके आ जाएंगे। जहाँ आपके 28 में से 0 आ रहे हैं, वहाँ आपके 28 में से 12 नंबर आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं, सही है। तो इसी के साथ गुड बाय, फालतू में मैं आपका टाइम नहीं खा रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, छोटा पड़ गया पेज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।